खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में रिपोर्टर्स लाइव। जी हाँ, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बुलेटिन में हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये बुलेटिन कई मायनों में खास है और खास इसीलिए क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर अहम खबर की जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही अपडेट भी देते हैं हर बड़ी खबर को लेकर। अपने अपने राज्य में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसको लेकर तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं ये रिपोर्टर्स। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे राजनीतिक जगत की हो, कोरोना से जुड़ी हो या फिर कोई और खबर, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे और इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा भी करेंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास भी। ये 4 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं फिलहाल। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं अरविंद पलावत राजस्थान से जुड़े हमारे संवाददाता, तो वहीं पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। मनमोहन निताम भी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से, और श्रीकांत प्रत्युष बिहार से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं आंधी बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर देश के अन्य राज्य हो। आंधी बारिश और आकाशीय बिजली से 83 लोगों की मौत हो गई है बिहार की अगर हम बात करें तो वहीं आकाशीय बिजली से 83 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री ने भी संवेदना जताई है। इसको लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट है श्रीकांत से हम जानेंगे। बिहार से श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा कोरोना की क्या स्थिति है राज्य में फिलहाल? देखिए, बिहार में जो मानसून है वो काफ़ी भारी पड़ रहा है बिहार पर, और पिछले 24 घंटे के दौरान 107 लोगों की वज्रपात से मौत हुई है, यानी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। सरकारी आंकड़ा तो 83 ही है, लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़ा है वो 107 के आसपास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना जाहिर की है और जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संवेदना प्रकट की है और दुख जताया है इस आपदा पर। देखिए, बारिश लगातार हो रही है बिहार में और मौसम विभाग की जो चेतावनी है अगले 2-3 दिनों तक लगातार इसी तरह की बारिश होगी और 28 तारीख तक वज्रपात का खतरा बना रहेगा। तो पहली बार मेरे जो दिमाग में बात आ रही है, पहली बार ऐसा हुआ है जब 107 लोग एक दिन में वज्रपात से बिहार में मरे हैं। पहले कभी मैंने सुना भी नहीं था। तो मानसून कहर बनकर ढा रहा है और लगातार बारिश होने से बिहार में बाढ़ की विभीषिका भी उत्पन्न होने वाली है। गोपालगंज समेत कई जो उत्तर बिहार के जिले हैं वहाँ पर नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, बाढ़ की नौबत आ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उन इलाकों का दौरा किया था और बाढ़ से लड़ने की जो तैयारी है उसका जायजा लिया था। तो गंडक नदी नेपाल की तराई इलाके में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से गंडक नदी उफान पर है। जो भी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि आगे भी बारिश होती रहेगी, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश होगी, इसका मतलब है कि बिहार को चुनाव के समय में बहुत बड़े आपदा का सामना करना पड़ेगा, यानी बाढ़ का आपदा। ये आपदा तो हर साल बिहार में आती है लेकिन कभी कभी बहुत कहर बनकर ढाती है। कोसी आपदा आपको याद होगा, लाखों लोग बेघर हो गए थे, हजारों लोगों की जानें चली गई थी। तो कहीं वैसी स्थिति ना आ जाए, ये चिंता सबको सता रही है क्योंकि इस बार चुनाव है, 4 महीने बाद ही चुनाव है विधानसभा का। दूसरी खबर यह है कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा लगभग 9000 के आसपास पहुंच गया है संक्रमित लोगों की और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, 60 के आसपास पहुंच गया है। सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं और खबर ये आ रही है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अब कोई भी यात्री ट्रेन, रेगुलर ट्रेन नहीं चलेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है और आपको पता ही है कि जितनी परीक्षाएं होनी थी सीबीएसई की बोर्ड से लेकर जो भी प्रतियोगिता की परीक्षाएं होनी थी सब परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होनी थी केंद्र सरकार की उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए लगातार बड़े बड़े फैसले सरकार ले रही है। इसका मतलब कि फिर देश एक बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में एक दूल्हा संक्रमित मिला है, तिलक के दिन ही वो संक्रमित मिला, बाराती परेशान है। राजधानी एक्सप्रेस का टीटी कोरोना से संक्रमित मिला है, उसके संपर्क में आने वाले सारे रेल कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। और पटना के एक ज्वेलर्स की मौत के बाद, कोरोना से मौत के बाद
ज्वेलर्स की दुकानें बंद कर दी गई हैं। तो 12 अगस्त तक कोई भी नियमित रूप से ट्रेन नहीं चलेगी, ये बड़ा फैसला है। 12 अगस्त तक कई दुकानें बंद रहेंगी। तो लगातार जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये फैसले ले रही है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हमें तैयार रहना चाहिए फिर से एक बार लॉकडाउन के लिए। जी बिल्कुल, ये अहम और दूसरी खबर यह है कि जी। बिहार में चुनाव है तो राजनीति गरमाई हुई। जी बिल्कुल श्रीकांत, आप ये अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की ओर हम रुख करते हैं। यूपी के 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से 24 लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में भी। तो यही कहर बारिश का देखने को मिल रहा है अलग अलग राज्यों में। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए शुरू से ही योगी सरकार पूरी तैयारी के साथ साथ कैसे रोजगार दिया जाए इस पे लगातार मंथन चल रहा था। कई सारी कमेटियां गठित की गई थी और उत्तर प्रदेश में 70 लाख से ज़्यादा मनरेगा में मजदूरों को, श्रमिकों को जो उत्तर प्रदेश वापस आए हैं प्रवासी यूपी के, उनको रोजगार दिया गया था। लेकिन आज 1 करोड़ 25 लाख ऐसे प्रवासी या मजदूर या श्रमिक या कामगारों को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पत्र देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे। जो उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश बन जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कुछ जिलों के महिलाओं से जिन्होंने बेहतर कार्य किया है, चाहे वो वृक्षारोपण का हो या अन्य चीज़ें जो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी, उस पर जिन जिन लोगों ने बात की है ऐसे लोगों से बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री गोंडा के कुछ महिलाओं से बात करेंगे तथा अन्य जिलों के महिलाओं से भी बात करने का जो श्रमिक वर्ग है उनसे बात करने की भी योजना है। इसके साथ साथ कई सारे आत्मनिर्भर जैसी योजनाओं का भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारी और कुछ परियोजनाओं को या ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ठीक उससे पहले 9:30 बजे आज टीम 11 की मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही थी, जो 10:30 बजे हमेशा होती थी। वर्तमान समीक्षा बैठक करने के बाद चूंकि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे तो प्रदेश की ताज़ा हालात को लेकर के अपडेट करेंगे। दूसरी तरफ मौसम का कहर उत्तर प्रदेश में भी जारी है। बीते 24 घंटे में कल 32 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई थी, जबकि पशु और आर्थिक हानि किसानों की या अन्य लोगों की हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने उन मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष, जो राहत आयोग का कोष है, उससे देने का तत्काल वहां संबंधित जिलाधिकारी और कमिश्नर को निर्देश दिया था। वहीं 27 जून यानी कल उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। कोरोना काल में थोड़ा बहुत इस बार रिजल्ट कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया क्योंकि अध्यापक भी तैयार नहीं थे, दूसरा सरकार खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इस नाते थोड़ा लेट हुआ। लेकिन कल रिजल्ट आ जाएगा मूल्यांकन और सरकार पहली बार डिजिटलाइजेशन मार्कशीट देने की भी तैयारी कर रही है। कल 12 बजे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा उसका चूंकि रिजल्ट की घोषणा करेंगे और एक बटन दबा करके, और पूरे प्रदेश के जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए कई सारी बैठकें, कमेटियां भी बनाई गई हैं और चिंताजनक हालात ये है कि अब ये आंकड़ा बढ़ करके 20,000 पार पर जा चुका है, जबकि कल भी 600 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में कल 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों को, जिलाधिकारी, सीएमओ को निर्देश दिया है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाए। ट्रूनेट जो मशीन दी गई है उससे जांच की जाए, लापरवाही न बरती जाए। खास करके जो भीड़ भाड़ एरिया या संक्रमण वाले क्षेत्र हैं वहां जा करके जांच की जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस मजदूरों के मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव लगातार सरकार चीन को लेकर के हमलावर है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में जो उच्च शिक्षा के कई सारे एग्जाम चूंकि कोरोना काल की वजह से स्थगित हो गए थे, अब हर एक यूनिवर्सिटी तैयारी कर रही है और 15 जुलाई के आसपास तैयारी कराने का निर्णय किया है कि एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन कई जगह छात्र या जो अध्यापक संघ है
उच्च शिक्षा में उन लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि संकट काल में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। इस नाते जो HRD मिनिस्ट्री का आदेश है उसी के तहत उत्तर प्रदेश में भी प्रमोशन दिया जाए, एग्जाम न कराया जाए, नहीं तो संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। क्योंकि कई विश्वविद्यालय से खबर आई है कि वहाँ अध्यापक और के साथ साथ जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमण फैल रहा है। तो इनको लेकर के लगातार कई छात्र विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अध्यापक संघ, कई सारे जो गुट या संघ कह सकते हैं, वो भी इसके संबंध में डॉक्टर दिनेश शर्मा को एक पत्र लिखा है। चूंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ही हैं, लेकिन अधिकतर विश्वविद्यालयों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और 15 जुलाई के आसपास जो बची परीक्षाएं थी उनको कराने का कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, तो ये अहम खबरें हैं उत्तर प्रदेश की और लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगभग वैसे ही सामने निकल कर आ रहे हैं। लगभग हर राज्य की स्थिति कोरोना के मामले में वही है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर जरूरी है तो वो है सावधानी बरतना। तो ये खबरें थी बिहार और यूपी की जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर रुक करेंगे अलग अलग राज्यों की और वहां से जानेंगे क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। देख रहे हैं जनतंत्र। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से बने हैं जो हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं किन चीजों से आपको रहना होगा सावधान। अब मैं सीधा रुक करूंगी छत्तीसगढ़ की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश सरकार गोबर भी खरीदेगी, तो वहीं कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी प्रदर्शन किया है। तो ये छत्तीसगढ़ की अहम खबरें हैं और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मनमोहन नेताम हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। मनमोहन, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? इनके अलावा क्या कुछ बड़ी खबरें हैं छत्तीसगढ़ की? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कोरोना का। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना का कहर में जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब जो यहाँ का संक्रमित मरीजों की आंकड़े यहाँ पर 2500 पहुंच चुकी है और कल ही 33 नए मामले देखने को मिले हैं। बता दूं कि कल राजधानी रायपुर, राजनांदगांव, बस्तर एवं गरियाबंद से टोटल 33 मामले देखने को मिले हैं, जो काफी चिंताजनक है। लेकिन सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए भी यहाँ पर आज जो प्रदेश भर में सिटी मॉल हैं और यात्री बस है एवं होटल रेस्टोरेंट खोल रही है, जो आगे बढ़कर काफी भयावह रूप ले सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अभी संकट से जूझ रही है छत्तीसगढ़, कोरोना के मामले में पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ भी संकट से जूझ रही है और इस संकट के घड़ी में कहीं न कहीं रेस्टोरेंट, होटल, लॉज और यात्री बसें संचालित करना काफी मुश्किल होगी। लेकिन सरकार यहाँ पर हरी झंडी दे दी है और यहाँ पर यात्री बसों का संचालन आज से होगा। हालांकि इसमें कुछ गाइडलाइन है, सरकार का कहना है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा, लेकिन यह आगे चलकर काफी हानिकारक हो सकती है, काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार जब सरकार बनने के पहले 15 साल तक वनवास काटी है और उन वनवास के दौरान ही उन्होंने एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी। तो ये योजनाओं को जमीनी स्तर पर संचालित करने के लिए कल ही कैबिनेट में एक अहम फैसला हुआ है और इन फैसले में अब छत्तीसगढ़ की सरकार जो देश की पहला राज्य बन रहा है जहां पर गोबर खरीदा जाएगा। तो ये एक अहम फैसला लिया गया है और गोबर खरीदने का जो योजना है, ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहार मनाया जाता है, हरेली त्योहार, और हरेली त्योहार के दिन से ही छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा खबर है छत्तीसगढ़ के लिए और प्रदेश के लिए भी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आप देखते होंगे कहीं भी गोबर खरीदा नहीं जाता, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब गोबर खरीदा जाएगा। सरकार गोबर खरीदेगी और यह गोबर खरीदने के बाद उसे वह खाद बनाएगी। यह एक योजना लाई जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही कैबिनेट में यह फैसला लिए हैं और आगामी जो हरेली त्योहार है, छत्तीसगढ़ का जो पारंपरिक त्योहार है, त्योहार के दिन यह योजना का शुभारंभ किया जाएगा। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना संकट से जूझ रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग, इसी दरमियान जिस तरीके से लोगों को पीडीएस योजना के तहत चावल दिया जा रहा है, मुफ्त में चावल दिया जा रहा है, तो यह जो चावल देने का योजना को और आगे बढ़ाने के लिए, सितंबर तक आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी को एक पत्र लिखे हैं और यह जो योजना है
पीडीएस योजना को सितंबर तक लागू करने के लिए और चावल आवंटित करने के लिए यह योजना के लिए उन्होंने एक आग्रह किया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस योजना पर ये जो मांग किया गया है भूपेश बघेल के द्वारा, इनमें मुहर लगाते हैं या नहीं लगती है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के संकट में जिस योजना को यहाँ पर क्रियान्वयन किया गया है, पीडीएस योजना के तहत लोगों को फ्री में चावल दिया गया था और राशन सामग्री दी गई थी, तो यह जो पीडीएस योजना में जितने भी राशन कार्डधारी हैं उन्हें सितंबर तक और मुफ्त में राशन देने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे यह योजना को, यह राशन देने की जो योजना है, इसे किस तरीके से संचालित होगा या हरी झंडी मिलेगी नहीं मिलेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी किया है, तो इन बढ़ोतरी की मांग बढ़ोतरी करने के बाद यहाँ पर युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश भर में केंद्र की सरकार के खिलाफ, पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और कई जिलों में यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। तो ये सारी खबरों पर आज हमारी नजरें रहेगी। और आगे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं और उसी संक्रमण के दौरान ही यहाँ पर अनलॉक 1 में ही यहाँ पर जो मॉल है एवं अन्य दुकानें खोली जा रही है, यात्री बसों को अनुमति दी गई है, तो ये आगे चलकर काफी मुश्किल बढ़ा सकती है। जी बिल्कुल मुश्किल तो होगा, लेकिन सावधानी जनता को ही बरतना होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये हम सबने सुना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, जहां गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को कांग्रेस आज श्रद्धांजलि देगी। राजस्थान के सभी शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम होंगे। तो वहीं राजस्थान में मानसून ने भी दस्तक दे दी है। रेलवे ने प्रवासी श्रमिकों का ब्यौरा मांगा है। प्रवासी श्रमिकों को अब रेलवे रोजगार देगा, तो ये बड़ी बात है राजस्थान के लिए भी और साफ तौर पर उन श्रमिकों के लिए भी जो बहुत दिन से परेशान हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो गरीबी में अब भी जी रहे हैं। राजस्थान से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हैं अरविंद पालावत। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गलवान घाटी में जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, उनको लेकर आज जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे राजस्थान के जो शहीद स्मारक है वहां पर मौन जो श्रद्धांजलि है वो उन्हें अर्पित करेगी। इसके साथ ही ये भी सवाल पूछा जाएगा भारत सरकार से कि आखिर क्यों हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए, क्या कुछ कारण थे। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए। एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलने की एक स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है। और जयपुर में सुबह 11 बजे शहीद स्मारक है, वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे, साथ ही तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, उसी तरीके से एक बार फिर से शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर एक बार फिर से जो केंद्र सरकार है उस पर आरोप प्रत्यारोप यहां पर होंगे। इसके साथ में यदि दूसरी बड़ी बात की जाए तो देखिए लाखों जो श्रमिक हैं वो अलग अलग राज्यों से राजस्थान में आए और उसके बाद में कहीं ना कहीं अब उनकी रोजी रोटी का एक संकट है वो यहां पर खड़ा हो गया था। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर है कि रेलवे जो प्रशासन जो है वो करीब 15 लाख लोगों को यहां पर रोजगार देगा। 15 लाख लोगों को 22 जिलों में रोजगार दिया जाएगा और रेलवे अपने जो काम है उन कामों में इन सभी श्रमिकों को लगाएगा। इसके संबंध में सभी जो जिला प्रशासन है उनसे यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है कि कौन कौन श्रमिक किस जिले में पहुंचे हैं और उनको किस तरह का जो रोजगार है वो यहाँ पर रेलवे की ओर से दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए रेलवे में बड़े स्तर पर जो है काम होता है और दिहाड़ी मजदूरी का जो काम है वो भी बड़े स्तर पर होता है। तो ऐसी स्थिति में रेलवे प्रशासन की ओर से ये पहल की गई है। इससे कहीं ना कहीं बड़ा एक लाभ उन श्रमिकों को मिलेगा जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन के दौरान जिनके पास रोजगार नहीं रहा, अपने अलग जो राज्य जहां से वे आए हैं उस राज्य में काम छोड़ करके और अब राजस्थान में लौटे हैं वापस, तो यहाँ पर अब उनको रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही जो राजस्थान सरकार है उन्होंने सभी जिलों में नोडल अधिकारी इस योजना के लिए जो वहां पर लगा दिए हैं और ये जो नोडल अधिकारी है इनके माध्यम से एक सूची जल्द रेलवे को सौंपी जाएगी। एक सूची तैयार की जाएगी कि कौन कौन जो श्रमिक है वो यहाँ पर रेलवे के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और ये सूची रेलवे को दी जाएगी और उसके बाद में रेलवे प्रशासन जो है वो इन्हें काम देगा। तो ये एक बड़ी राहत की खबर है राजस्थान के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए। तो वही यदि दूसरी ओर बात की जाए मानसून की, तो देखिए मानसून पहली बार 17 साल में पहली बार तय समय से पहले राजस्थान में पहुंचा और कल 27 जिलों तक ये मानसून यहाँ पर पहुंच चुका है और 6 जिले जो हैं वहां पर आज मानसून पहुंच सकता है। हालांकि अधिकांश जो जिले हैं उसमें धूल भरी जो आंधी है और उसके साथ में हल्की बूंदाबांदी वो यहाँ पर कल देखी गई, लेकिन आज कई जिलों में तेज बारिश की जो चेतावनी है वो भी दी गई है और हनुमानगढ़ गंगानगर में
देर रात से जो बारिश का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। तो इस ऐसे में किसानों के लिए बड़ी एक अच्छी खबर है, किसानों के लिए राहत की खबर है, साथ ही आम जनता के लिए भी राहत की खबर है जो गर्मी से काफी परेशान रहती है। इसके साथ ही यदि कोरोना को लेकर बात करें तो देखिए कोरोना के जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में 287 कोरोना पॉजिटिव मामले यहाँ पर सामने आए। इसके साथ ही जो संख्या बढ़कर है वो करीब 16,300 कोरोना पॉजिटिव की यहाँ पर हो चुकी है। और इसके साथ ही यदि बताएं जो डेथ का जो आंकड़ा है वो पिछले 24 घंटे में 4 मौत कोरोना से यहाँ पर हुई है। एक राहत की बात है क्योंकि पिछले कई दिनों से करीब 10 का जो आंकड़ा है वो मौत छू रही थी, लेकिन कल 4 लोगों की यहाँ मौत हुई है। इसके साथ 379 जो मौत है वो राजस्थान में हो चुकी है। और एक अच्छी बात यह है कि राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छी है और उसके कारण यहाँ पर कोई बड़ी चिंता यहाँ पर राजस्थान सरकार को फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 3077 लोग ही अब एक्टिव केसेस यहाँ पर हैं। बिल्कुल केसेस बढ़ रहे हैं। अरविंद, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक आखिरी कमेंट में श्रीकांत प्रत्युष से लेना चाहूंगी बिहार को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां एक्शन मोड में है। लेकिन श्रीकांत, क्या लोग भूल गए हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी अभी भी है बिहार में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल साइकिल मार्च किया, आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई, तो कोरोना का संक्रमण का डर नहीं सता रहा है। कोरोना के बुखार के ऊपर चुनावी बुखार भारी पड़ रहा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की बैठक कर रहे हैं और बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का डेडलाइन उन्होंने 25 जून तय किया था, आरजेडी ने नहीं बनाया। आज उनकी पार्टी की बैठक है और वो महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। आपको पता है कि महागठबंधन में रार मची हुई है। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों मिलकर कांग्रेस के बल पर तेजस्वी यादव को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस ने साथ नहीं दिया और इस बीच लालू यादव ने मुकेश सहनी को तोड़ दिया। तो जो घटक दलों की एकता थी वो बिखर गई है। अब मांझी से आरजेडी बात नहीं कर रही है। आज 20वें दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और हम देख रहे थे कल किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साइकिल रैली निकालकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। क्या वो एक ही दिन के लिए था ये प्रदर्शन? बार बार मजबूती से अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं पार्टियां? कुछ देर के लिए ही क्यों इनके अंदर से एक्टिवनेस हमें दिखाई देती है? देखिए इसको कहा जाता है प्रतीकात्मक राजनीति। केवल दिखाने के लिए, एक संदेश देने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन राजनीतिक पार्टियां करती हैं और ये प्रतीकात्मक राजनीति का दौर जब तक चलेगा तब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसी तरह से धरना होगा, प्रदर्शन होगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को किसी जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को पकड़ना चाहिए और पकड़कर उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। जब तक वो जन सरोकार के मामले को गंभीरता से नहीं उठाएंगे तो इस तरह के धरना प्रदर्शन और रैली से कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो बिहार में चुनाव है, चुनावी बुखार कोरोना के बुखार पर भारी पड़ रहा है और लगातार तेजस्वी यादव एक्शन में है। बीजेपी और जेडीयू तो डिजिटल रैलियां कर रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव फिजिकल कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको लेकर चिंता बढ़ी हुई है। चुनौती भी बहुत बड़ी हो जाएगी ऐसे टाइम पे। श्रीकांत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और अपडेट भी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.